हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने OIP के टोटल 60 क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने चैनल पे नए हैं या फिर वो वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वहां जाके आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे टॉप 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, उसको प्रीवियसली आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। तब 61 नंबर का क्वेश्चन है, इफ आई स्ट्रेट लाइन ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक और स्ट्रेट लाइन खींच दी जाती है। एट एनी पॉइंट देन द सम ऑफ टू एंगल दस फॉर्म्ड इज इक्वल टू, यानी कि ये एक एंगल, ये एक एंगल, या फिर यहाँ से यहाँ कोई एंगल ले लो दो, या फिर आप यहाँ से यहाँ ले लें, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री या 145 डिग्री। इफ आई स्ट्रेट लाइन स्टैंड ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है तो दूसरी स्ट्रेट लाइन वहाँ खींच दी जाती है। एट एनी पॉइंट देन द सम ऑफ टू एंगल, यानी कि दो एंगल, एक ये दस फॉर्म्ड इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री। कितना 180 कैसे हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाता है, ये 90 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर इधर से लेंगे तो ये 90 डिग्री, यानी कि ऐसे ऐसे भी लेंगे तब भी ये 180 डिग्री बन जाएगा, या फिर ऐसे ऐसे लेंगे तब भी 180 डिग्री बन जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। हैंड वाइज इज यूज टू होल्ड वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट वायर्स और स्मॉल डायमीटर रॉड या नन। जो हैंड वाइज होती है वो किस लिए यूज किया जाता है, क्या वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, क्या बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, या फिर वायर्स और स्मॉल डायमीटर रॉड्स, या फिर छोटे डायमीटर रॉड्स, या फिर तार के लिए, या फिर किसी के लिए नहीं, या फिर स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, जो हैंड वाइज होती है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए यूज की जाती है। हैंड वाइज किसके लिए यूज करते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों, काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है। वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए पिन वाइज का यूज करेंगे। तो पिन जो होती है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट में आती है, वहां पे पिन वाइज का यूज करते हैं। और घड़ी साथ जो होते हैं वो पिन वाइज का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पिन वाइज का, क्योंकि उनके जो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो छोटे होते हैं, उनमें जो पार्ट्स लगते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं, इसलिए पिन वाइज का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, 63 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। जॉ प्लेट ऑफ बेंच वाइज इज मेड ऑफ, जो जॉ प्लेट होती है बेंच वाइज की, किसकी बनी होती है, क्या कास्ट आयरन की, या फिर हाई कार्बन स्टील की, या एलॉय स्टील की, या कास्ट स्टील की। तो जॉ प्लेट होती है बेंच वाइज की, वो कास्ट स्टील से बनी होती है। किससे दोस्तों, कास्ट स्टील से। तो जो जॉ प्लेट होती है बेंच वाइज की, जो बेंच वाइज है उसमें जॉ प्लेट लगी होती है आगे ऐसे की तरफ, तो वो किसकी बनी होती है, वो कास्ट स्टील की बनी होती है। किसकी दोस्तों, कास्ट स्टील। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 64 नंबर के क्वेश्चन पे। गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ, गन मेटल किसका अलॉय है, कॉपर टिन लेड का, कॉपर लेड और जिंक का, कॉपर टिन जिंक, या फिर किसी का नहीं। किसका होगा दोस्तों, कॉपर टिन और जिंक का। जो गन मेटल होता है कॉपर टिन और जिंक का अलॉय होता है। दोस्तों, आप बता सकते हैं क्या ये कितने रेशियो में होता है कॉपर टिन और जिंक का। चलिए दोस्तों, बता देता हूँ मैं। ये 88% आपका कॉपर होता है, टिन होता है आपका 10% और जिंक होता है 2%। कॉपर टिन और जिंक इसका किसका अलॉय होता है, गन मेटल का। तो इसमें कॉपर टिन और जिंक पाए जाते हैं। 18% वो 88% कॉपर, 10% टिन और 2% जिंक। तो अलॉय अलॉय मेटल्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो वो वीडियो जल्दी आने वाली है, जिससे आप चैनल पे बने रहेंगे तो आपको वो अपडेट मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन। द पाइप वाइज ग्रिप्स एट द पाइप एट 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट या 6 पॉइंट। जो पाइप वाइज होती है वो उसकी जो ग्रिप होती है वो पाइप पे कितने पॉइंट पे बनी रहती है, क्या दो पॉइंट पे पकड़ता है, या फिर 3 पॉइंट पे पकड़ता है, या 4 पॉइंट पे पकड़ता है, या 6 पॉइंट पे पकड़ता है। कितने पॉइंट पे पकड़ता है दोस्तों, 4 पॉइंट पे। पाइप वाइज ग्रिप एट पाइप एट 4 पॉइंट्स, चार चार तरफ से इसको पकड़ा जाता है पाइप वाइज के द्वारा।
66 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फेरस मेटल। अब इसमें दोस्तों नॉन फेरस मेटल बताना है, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील या ब्रास। देखिए माइल्ड स्टील में भी आयरन पाया जाता है, कास्ट आयरन में आयरन पाया जाता है, हाई कार्बन स्टील में आयरन पाया जाता है, और ब्रास जो होता है वो नॉन फेरस होता है, उसमें आयरन नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रास, क्योंकि ये नॉर्मल फेरस है, इसमें आयरन नहीं पाया जाता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 67 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। द पावर इज ट्रांसमिटेड बाय लीड स्क्रू टू द कैरिज इन द लेथ थ्रू गियर बॉक्स, वार्म गियर, रैक एंड पिनियन या हाफ नट। जो पावर ट्रांसमिट किया जाता है लेड स्क्रू से कैरिज में, वो कौन सी युक्ति से किया जाता है, क्या वो गियर बॉक्स से किया जाता है, वार्म एंड गियर से, या रैक एंड पिनियन या हाफ नट। किससे द्वारा, हाफ नट के द्वारा किया जाता है। लीड स्क्रू से जो पावर ट्रांसमिट की जाती है कैरिज की ओर से, वो हाफ नेट के द्वारा ट्रांसमिट की जाती है। किसके द्वारा, हाफ नेट। 68 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर मशीनिंग इरेगुलर शेप जॉब ऑन अ लेथ इट शुड बी हेल्ड बाय कॉलेट चक, मैग्नेटिक चक, थ्री-जॉ चक या फोर-जॉ चक। जो इरेगुलर शेप जॉब होते हैं, टेढ़े मेढ़े जॉब होते हैं, उसको लेथ मशीन पे किससे द्वारा पकड़ा जाता है। क्या कॉलर चक में पकड़ेंगे, या फिर मैग्नेटिक चक में पकड़ेंगे, या थ्री-जॉ चक में पकड़ेंगे, या फिर फोर-जॉ चक में। किस में पकड़ेंगे दोस्तों, फोर-जॉ चक में। जो इरेगुलर शेप जॉब होते हैं उनको फोर-जॉ चक में पकड़ा जाता है दोस्तों। किसमें, फोर-जॉ चक। 69 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द लेथ पार्ट मेंशन बिलो इज नॉट प्रोवाइडेड विथ फीड पावर। इसमें फीड पावर किसमें नहीं प्रोवाइड कराई थी, क्या कैरिज में, या कंपाउंड रेस्ट में, या क्रॉस स्लाइड में, या फीड स्क्रू में। इसमें पावर नहीं, फीड नहीं सप्लाई की जाती, कैरिज में की जाती है, क्रॉस स्लाइड में भी पावर सप्लाई की जाती है, फीड स्क्रू में भी। बाकी जो कंपाउंड रेस्ट होता है वहाँ पे पावर सप्लाई नहीं करते हैं। विच ऑफ द लेथ पार्ट मेंशन बिलो इज नॉट प्रोवाइडेड विथ पावर फीड। तो कंपाउंड रेस्ट में पावर फीड नहीं दी जाती है, बाकी कैरिज में पावर फीड दे सकते हैं, क्रॉस स्लाइड में पावर फीड देते हैं, और फीड स्क्रू में पावर फीड देते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है, टेपर शैंक ड्रिल रीमर लेथ सेंटर आर यूज ऑन मोस्ट टेपर इज। MT0 से MT1, MT0 से MT3, MT0 से MT4, MT0 से MT1। जो टेपर शैंक ड्रिल रीमर होते हैं लेथ सेंटर आर यूज ऑन मोस्ट टेपर इज MT0 से MT4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर का, द रीमर इज ऑलवेज रिमूव फ्रॉम द फिनिश होल बाय रिमूविंग द ड्रिल प्रेशर, बाय स्टॉपिंग द मशीन, बाय स्लोइंग द मशीन, बिफोर स्टॉपिंग द मशीन। जो रीमर होता है उसको आप कब निकालोगे, जब वो होल को फिनिश कर लेता है तो उसको आप कब निकालते हो। होल बनाने के बाद आप कैसे कैसे निकालते, बाय रिमूविंग द ड्रिल प्रेशर, क्या ड्रिल प्रेशर के खत्म कर देते हो, या बाय स्टॉपिंग द मशीन, या फिर मशीन को ही बंद कर दोगे, या फिर मशीन को धीरे कर दोगे, स्लोइंग द मशीन, या फिर बिफोर स्टॉपिंग द मशीन। मशीन को स्टॉप करने से पहले ही निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मशीन बंद करके आप निकालेंगे ना, तो आप उस आपके वो होल को वो खराब कर देगा निकालते समय, या फिर वो फंस भी सकता है। बाकी वो होल के अंदर जो फिनिश है वो फाइन फिनिश नहीं आएगी, उसमें पैचेस बन सकते हैं। इसलिए जो मशीन बंद करने से पहले ही आप रीमर को निकाल लीजिए। अगर आप मशीन बंद रहेगी तो वो यहाँ पे पैचेस बन सकते हैं और सरफेस फिनिश अच्छी नहीं आएगी। इसी वजह से आप मशीन के चलते चलते ही रीमर को बाहर निकाल लिया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 72 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन लेथ द स्पिंडल स्पीड विल बी मिनिमम। इनमें से आपको बताना है कब स्पीड आपकी लेथ मशीन की मिनिमम रहने वाली है, क्या नंडलिंग में, या फिर टेपर टर्निंग में, पार्टिंग ऑफ में, या थ्रेड कटिंग में। दोस्तों जो लेथ की सबसे कम स्पीड जानते हैं आप कहाँ होगी, थ्रेड कटिंग में। जब आप थ्रेड कटिंग करते हैं तो आपकी लेथ मशीन की स्पिंडल स्पीड सबसे कम रखी जाती है। चलिए दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
हाफ नेट इज कनेक्टेड विद, जो हाफ नेट होता है वो किससे कनेक्ट होता है? मिलिंग मशीन से, लॉकिंग डिवाइस से, जिग्स एंड फिक्सर से, या थ्रेड कटिंग ऑन लेथ। हाफ नेट इज कनेक्टेड विद थ्रेड कटिंग ऑन लेथ, जो हाफ नेट होता है वो थ्रेड कटिंग ऑन लेथ से कनेक्ट रहता है। चलिए दोस्तों 74 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। लेथ स्पिंडल हैज गॉट इंटरनल थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड, टैपर थ्रेड या नो थ्रेड। जो लेथ का स्पिंडल होता है उसमें कैसे थ्रेड होते हैं? एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं। कैसे थ्रेड होते हैं दोस्तों? एक्सटर्नल थ्रेड। चलिए दोस्तों 75 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following lathe operation required the cutting edge of tool bit be placed exactly on work center line? Boring, drilling, facing या turning। इनमें से आपको बताना है कौन से ऑपरेशन में कटिंग एज जो टूल बिट की होती है वो बिल्कुल सेंटर पे आती है। क्या बोरिंग में? नहीं। या ड्रिलिंग में, या फेसिंग में, ये भी गलत। या टर्निंग में, ये भी गलत। सही आंसर होगा आपका ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में जो होती है आपकी ड्रिलिंग ऑपरेशन, जो लेथ होता है, लेथ का जो ऑपरेशन होता है, जो ड्रिलिंग करते हैं वहाँ पे आपकी कटिंग एज टूल बिट के बिल्कुल सेंटर पे रखी जाती है। चलिए दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लेथ सेंटर आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग स्टैंडर्ड टेपर, मोस्ट टेपर, ब्रिटिश मैट्रिक टेपर या ब्राउन एंड शार्प टेपर। तो जो लेथ होता है उसमें आपको कौन सा स्टैंडर्ड टेपर होता है? मोस्ट टेपर। कौन सा टेपर होता है? मोस्ट टेपर दोस्तों। चलिए दोस्तों 77 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ब्राउन एंड शार्प टेपर आर इज जनरली यूज इन लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, शेपर मशीन या ड्रिल मशीन। जो ब्राउन और शार्प टेपर होते हैं वो कहाँ यूज किए जाते हैं? मिलिंग मशीन में। जो ब्राउन और शार्प टेपर होते हैं वो मिलिंग मशीन में यूज करते हैं। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज यूज इन, जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है वो कहाँ यूज होता है? मिलिंग मशीन में, ब्रोचिंग मशीन में, ग्राइंडिंग मशीन में या स्लॉटिंग मशीन में। जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है वो स्लॉटिंग मशीन में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? स्लॉटिंग मशीन में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन है। द पर्पज ऑफ चेजिंग डायल ऑन लेथ इज टू अचीव टेपर टर्निंग, कटिंग ऑफ टेपर थ्रेड, कटिंग ऑफ मल्टीपल थ्रेड, या picking up the thread accurately at the beginning of each of the cut। The purpose of chasing dial on the lathe is to achieve taper turning, cutting of taper thread, cutting of multiple thread, या picking up the thread accurately at the beginning of each cut। चेजिंग डायल का क्या काम होता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चेजिंग डायल का। चेजिंग डायल का मुख्य काम क्या होता है लेथ में? पिकिंग अप द थ्रेड एक्यूरेटली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच कट। जैसे ये कट होते हैं, चेजिंग डायल यहाँ से यहाँ तक चलता है, उसके बाद जब ये कट आ जाता है आपका, तो जब यहाँ पे सेकंड कट आएगा तो उसको एक्यूरेटली फिर वो यहाँ से एडजस्ट कर लेता है। तो ये कंटिन्यूएशन में यहाँ आपकी थ्रेड खराब नहीं होती है, तो इसीलिए आपको चेजिंग डायल का यूज किया जाता है। पिकिंग अप द थ्रेड एक्यूरेटली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच कट। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका 80 नंबर का। द बॉडी ऑफ एरोप्लेन इज मेड अप ऑफ अल्युमिनियम बिकॉज ऑफ इट। अब आप सब लोग जानते हैं जो अल्युमिनियम की जो एरोप्लेन की बॉडी होती है वो अल्यूमिनियम से बनाई जाती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्या कलर की वजह से, या मेल्टिंग पॉइंट की वजह से, या फिर पॉइंट की वजह से, या फिर वेट की वजह से? किसकी वजह से दोस्तों? वेट की वजह से। लाइट वेट होता है अल्यूमिनियम, इसीलिए एरोप्लेन बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसका मेन पर्पज यही है दोस्तों। ये टोटल आपके 80 क्वेश्चन थे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आईटीआई से रिलेटेड या फिर कोई भी पेपर आपसे मिस ना हो। फिटर ट्रेड में स्पेशली जो बच्चे चैनल में जुड़े हुए हैं, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। जय हिंद।